बॉन्ड यील्ड वहाँ बढ़ता है तो एक रिस्क है। मुझे थोड़ा समझाइए एक आसान भाषा में एक आम ऑडियंस के लिए कि ये बॉन्ड यील्ड कैसे हमारे बाजार इंडियन मार्केट को कैसे प्रभावित करता है, इससे देखिए, क्या बॉन्ड रिश्ता है इसका? बॉन्ड यील्ड जब बढ़ते हैं तो जब एक सीधा सा रिश्ता है कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो आपकी जो टर्मिनल वैल्यू है आज की, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आप करते हो आज की वैल्यूएशन निकालने के लिए किसी भी कंपनी में, तो उसकी आज की वैल्यू गिर जाती है अगर लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, राइट? तो ये एक फंडामेंटल चीज है। तो ये बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ रहा है? तो वो इसलिए बढ़ रहा है कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि ये कंट्रीज की डेफिसिट बढ़ती रहेगी, तो किस हद बढ़ती तक रहेगी। ये डेफिसिट को आप फंड करोगे, राइट? तो इसीलिए वो बॉन्ड अच्छा। बेच रहे हैं। तो बॉन्ड बेच रहे हैं इसलिए वो बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है। और वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ये संकेत मिलता है कि अगर अगर आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इक्विटी पी मल्टीपल जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो फंडामेंटली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हो, वो भी इस कारण कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ के कारण बढ़ रहा हो तो अलग चीज है, बट ये बढ़ रहा है डेफिसिट की वजह से, डेट की वजह से, तो ये टेंशन विच है, इज अ ये नेगेटिव रीजन, टेंशन है। और या तो हाँ इन्फ्लेशन की हाँ वजह से बिकॉज टैरिफ आ रहा है, हाँ राइट? तो ये हाँ, सब तो ये नेगेटिव ये ये रीजन। निगेटिव रीजन से अगर बढ़ता है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है। इसमें सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बॉन्ड यील्ड पे भी काफी पैनी नजर रखते हैं। सुनील साहब, अभी पराग ठक्कर साहब कह रहे थे कि बॉन्ड यील्ड जो है ये भी एक रिस्क है बाजार के लिए, जिस तरीके से बढ़ रहा है और निगेटिव रीजन की वजह से बढ़ रहा है। आप कितना बड़ा फैक्टर इसको मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी थोड़ी अलग विचार है यहाँ पर, क्योंकि ये अमेरिकन मार्केट के बारे में जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, मगर भारत के मार्केट में ना बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, ना कोई नहीं, ग्रोथ ये की अमेरिकन कमी है। मार्केट की बात कर रहे थे। नहीं, पराग ठक्कर साहब अमेरिकन मार्केट की बात कर रहे थे। पराग ठक्कर साहब, सही कह रहा हूं मैं? यस, मैं अमेरिका इंडिया मैंने भी यही बोला कि इंडिया का मैक्रो जो है वो एकदम सही है और इंडिया का बॉन्ड हाँ यील्ड भी नीचे है, लेकिन ग्लोबल हाँ फ्लोज जो है वो ये यूएस बॉन्ड यील्ड और जापान बॉन्ड यील्ड के चलते चेंज हो सकते हाँ, ये इन्होंने कहा सुनील जी। तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या होता है कि जो वो कह रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड जाने के कारण इक्विटी का रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है, वो सही है अमेरिकन मार्केट के लिए, मगर दिक्कत क्या है कि अल्टीमेटली कि बॉन्ड यील्ड जो देखिए फेड का जो रेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में होता है और लॉन्ग टर्म की यील्ड है मार्केट की जो सोच। तो अगर लॉन्ग टर्म में यील्ड बढ़ रही है तो समझिए कि नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई होता है। अगर 10 साल का या 30 का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि डिमांड है ना जो, और सप्लाई की बात होती है। तो मेरा मानना है कि ये क्रेडिट जो रिस्क डिफॉल्ट किया है मूडीज ने ऑन टॉप ऑफ द अदर टू रेटिंग एजेंसीज, क्या अमेरिकन इकोनॉमी में कोई संकेत आने वाला है, इससे वो डर के दो चीज होते हैं इसमें। एक तो जैसे उन्होंने कहा इक्विटी में उनका जो रिक्वायर्ड रिटर्न होता है वो बढ़ता है, मगर सेकंड अगर वो डेट में निवेश करते हैं तो रिस्क फ्री उनको आज 4.5 10 साल की में मिल रहा है ना, बिना कोई रिस्क लिए। तो अनलेस इक्विटी कैन बीट दैट रिटर्न, क्योंकि इक्विटी में रिस्क होता है, वेरएज यूएस गवर्नमेंट को लेंड करने में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि भले ही रेटिंग डाउनग्रेड हो, यूएस गवर्नमेंट को नोट प्रिंट करके वो रिपे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इशू है कि एलोकेशन में वो समझ रहे कि डेट सेफर है, क्योंकि एक यूएस गवर्नमेंट का है नो रिस्क इन रिपेमेंट और यील्ड भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो एक डेट इक्विटी का रिएलोकेशन भी हो रहा है, इसके कारण उधर मार्केट पे दबाव आ सकता है। नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं आपसे कि पराग ठक्कर साहब ने कहा कि यूएस में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना हमारे बाजार के लिए रिस्क है। आप एक लाइन में बताइए कि हमारे बाजार के लिए रिस्क है कि नहीं? मैं दो तरह से समझता हूँ इसको। रिस्क है क्योंकि हर फंड जो अमेरिका से पैसा डालता है, दो चीज होते हैं, आइदर वो हेज फंड है जो अमेरिकन बैंक से बोरो करके यहाँ लिवरेज करके निवेश कर रहा है, तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई, तो उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इंडिया भी बढ़ गई, इसके कारण दिक्कत हो सकती है। सेकेंड चीज यह है कि अगर उनको यूएस मार्केट में इक्विटी में डर लग रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन अभी डिस्कस किया, तो उनको बाहर ढूंढना होगा रिटर्न के लिए, वहां पे इंडिया की तरह कोई और मार्केट की ग्रोथ रेट नहीं है। तो ये दोनों तरफा ये चाकू कट सकता है। एक तरफ कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ता है, मगर मेरे ख्याल में इंडियन मार्केट, क्योंकि लिक्विडिटी अल्टीमेटली अपनी बेस्ट रिटर्न को ढूंढती है और इंडियन मार्केट फिर भी बेस्ट रिटर्न उनको दिलवा सकती है, तो इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कत होगी हेज फंड्स की कॉस्ट के लिए, मगर लॉन्गर टर्म के लिए हमारी ग्रोथ रेट पैसे को खींचेगी इधर।
पराग ठक्कर साहब, एग्री हैं आप? मैं ये बात से 100% सहमत हूं कि इंडिया का मैक्रो जो है वो आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। डेट टू जीडीपी आप पकड़िए, कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी अपना 56% है, चाइना का 197% है। तो मैक्रो इज बेस्ट। लेकिन 25,000 के करीब निफ्टी पे अगर 1250 से 1300 की भी निफ्टी की भी अर्निंग मानू FY27 की, तो 20 पी हो चुका है। और प्रॉब्लम इंडिया में क्या है मैं आपको बोलता हूं। इंडिया में ड्यू टू वॉट एवर रीजन बड़ी कंपनीज में अर्निंग ग्रोथ की कमी है। तो मेरे हिसाब से यहां से बहुत बड़ा रिटर्न बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। और इसीलिए अगर रिटर्न बनाना है तो इसी तरह से बनेगा कि जब मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक कर जाए कोई रीजन से, तब आप आपके जो चुनिंदा शेयर है वो लीजिए। और जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने बोला कि अभी कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है, तो जब कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है तब मार्केट जब बहुत बढ़ता है तब थोड़ी सी मुनाफा वसूली करिए। यही मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको कमा के देगी। ये मेरा एक व्यू है कि यहां से एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत बड़ा बनना लार्ज निफ्टी के लार्ज कैप स्टॉक्स में आप अगर फोकस करिए तो कम है। आप देखिए हिंदुस्तान लीवर की ग्रोथ क्या आ रही है, कोलगेट की ग्रोथ क्या आ रही है, सन फार्मा ने बोला है 7 से 8-9% ग्रोथ आएगी। तो पॉइंट है कि इंडिया इज अ वेरी गुड बैलेंस शीट टू बैट ऑन। लेकिन इंडिया की अर्निंग ग्रोथ जो है वो मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है। और दूसरा एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि जो जहां पे अर्निंग्स बॉटम ऑफ द साइकिल पे है, जैसे कि दिसंबर में सीमेंट के भाव इंडिया में 10 साल की बॉटम पे थे, तो आपने अगर सीमेंट में पैसा लगाया है तो सीमेंट में पैसा अच्छा बन सकता है बिकॉज वो बॉटम ऑफ द साइकिल से उभर रहा है। टाटा स्टील, सॉरी मैं स्टॉक्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे, लेकिन वो एक कंपनी जिसमें यूरोप के लॉसेस कम होने वाले, तो उससे एक बड़ा डेल्टा अर्निंग में आ रहा है, तो वो वहां पे बड़ा पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप देखिए कि स्टैंडर्ड जनरल कंपनीज के अगर आप देखिए तो अर्निंग ग्रोथ जो है वो इतनी स्लो हो गई है कि 20 ऑलरेडी जब निफ्टी का हो चुका है, तो यहां से आगे तो मेरा ये सिर्फ एक ही लिमिटेड पॉइंट है, एक लाइन में खत्म करूंगा। इंडिया इज अ फैंटास्टिक मैक्रो स्टोरी। अर्निंग ग्रोथ की कमी है, तो आपको एज अ फंड मैनेजर ढूंढना है या आपको एज अ इन्वेस्टर ढूंढना है कि कहाँ 20-25% अर्निंग ग्रोथ मुझे मिल सकता है, और उस जगह पे पैसा 100% बनेगा। उस जगह पे एक चीज पैसा मैं ऐड लगाना करना ढूंढना चाहूंगा। आपको। मैं हाँ, एक चीज लक्ष्मण जी, देखिए हाँ, मैं सहमत हूं उनके जो कह रहे हैं, मगर दो चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा इंडिया के बारे में। एक है, एक रेशियो होता है इनवर्स ऑफ पी माइनस जीसेक यील्ड। तो आज 1 ईयर फॉरवर्ड पी 20 पे है, तो इनवर्स ऑफ पी 5% पे है, और जीसेक यील्ड 6.5 के करीब। यानी ये डिफरेंस जो 1.5 to 1.2 to 1.5 इज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर इक्विटी एज एन एसेट क्लास। हिस्टोरिकली अगर ये चार्ट ट्रैक करें, जब ये लेवल पे रीच होता है तो इक्विटीज उभर के आती है। नंबर 1 पॉजिटिव सिग्नल वो है जो नारोइंग ऑफ द डिफरेंशियल हुआ है। सेकंड बात मैं मानता हूं कि निफ्टी की जो पी, ये फॉरवर्ड पी जो है, वो इस अर्निंग सीजन के गाइडेंस से बन गया है, क्योंकि सभी कंपनियों ने बहुत पेसिमिस्टिकली गाइडेंस दिया है, क्योंकि टैरिफ का एक नेगेटिव माहौल सामने था। जैसे ही बीटीआई साइन होगी और ये पॉजिटिविटी आएगी, मेरा मानना है कि एक्चुअल अर्निंग जो आएंगे अगले क्वार्टर और उसके बाद वाले क्वार्टर में, वो कंसेंसस गाइडेंस से बेहतर आएंगे, और वो एक अपवर्ड पुल देगी अपने इक्विटी कलेक्शंस को।